नमस्कार दोस्तों, ऑक्सीजन पॉडकास्ट का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ आपने बड़ा सोचा है या बड़ा करना है और साथ में आपको मतलब आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि आज जिस गेस्ट को हमने वेलकम किया है वो हैं एक आईएएस और बहुत पुराने आईएएस हैं। मतलब तो आज उनकी जर्नी के बारे में हमें जान बहुत मजा आएगा। तो नमस्कार सर। शोभित जैन आईएएस सर, आपका नमस्ते स्वागत अर्चित। है आज अच्छे दिन पॉडकास्ट पे। तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं। तो सर एक इंट्रो आपके मुख से या आपके जुबान से सर। धन्यवाद अर्चित। Thank you for having me here on this podcast. Archit, I am an IAS officer of 2000 बैच और मेरा काडर जो है वो मध्य प्रदेश काडर है। वैसे मैं मध्य प्रदेश का ही मूल निवासी हूँ and I hail from a district, rather a far-flung district from Bhopal, which is in the Bundelkhand region, Tikamgarh district, which is adjoining to Uttar Pradesh. झांसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा और मध्य प्रदेश के निवासी ऑफ कोर्स जानते हैं टीकमगढ़ कहाँ है। तो मैं टीकमगढ़ जिले का मूल रूप से निवासी हूँ और मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक जो शिक्षा है मेरी विभिन्न स्थानों पे हुई क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब रहा। वो सिंचाई विभाग में, मध्य प्रदेश के सिंचाई विभाग में बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आदि पदस्थ रहे हैं। तो उनके साथ साथ जहां पर उनका ट्रांसफर होता है सामान्य तौर पे वहां वहां हमारी शिक्षा दीक्षा आदि हुई है। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी बुंदेलखंड में हुई। उसके उपरांत मैंने दिल्ली कॉलेज इंदौर से अपनी स्कूलिंग करी। तदुपरांत मैंने इंजीनियरिंग किया है जीएसआईटीएस इंदौर से और उसके बाद मैंने यूपीएससी की एग्जाम दी जिसमें मैं आईएएस बना। तो सर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सर, आपका पर्पस क्या था उस टाइम पे आईएएस बनने का? एक माइंड सेट देखिए पर्पस। देखिए एक बात तो स्पष्ट है, मैं इसमें कोई भी गलत बात नहीं कहना चाहूंगा। एक बात स्पष्ट है कि हम भारतीय जानते हैं कि हमारे देश में यदि किसी सेवा में, एक तो होता है आप विभिन्न क्षेत्रों में आपको जाना है, किसी भी क्षेत्र से निकल के यदि आप सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसी सेवा में जाना है जिसको सबसे ज्यादा बेहतर सेवा माना जाता है, जो किसी भी परीक्षा के माध्यम से जिस सेवा पर पहुंचा जा सकता है, तो वो निसंदेह आईएएस की सेवा होती है जिस पर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो इस बात का तो प्रारंभ से गुमान था, समझ थी कि हाँ ऐसी जो एग्जाम होती है उस एग्जाम को यदि आप निकाल लेते हैं तो आप आईएएस की नौकरी में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये था कि मेरे परिवार का बहुत निरंतर प्रेरणा रही। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि मेरे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन में रहे, तो मैंने बहुत करीब से आईएएस ऑफिसर्स को उस समय देखा है क्योंकि पिताजी जहाँ पे पदस्थ रहते थे तो वहां कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो उनको सुपरवाइज करने वाले होते थे, जब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एसडीओ के रूप में पदस्थ थे, तो वो वहां के कलेक्टर हुआ करते थे क्योंकि कलेक्टर एक तरह से समन्वयक होता है सभी विभागों के बीच में। तो वो कार्य देखा था कि कलेक्टर का क्या कार्य होता है, आईएएस अधिकारी का क्या कार्य होता है। और इसके अलावा मेरे जो गुरु हैं आचार्य विद्यासागर महाराज, उनकी भी प्रेरणा कहीं ना कहीं इसमें रही है क्योंकि वो उनकी हमेशा ये धारणा रही है कि यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी इस प्रकार के एग्जाम्स दे के निकलते हैं तो वो समाज का और देश का कुछ ना कुछ हित कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। तो वो अर्चित इस तो कारण सर से मैंने आपने जैसे ये बताया था मेरी स्टार्टिंग। मंशा थी। जी, यस, सो दिस हैज बीन सर माय। आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि या कैरी ऑन प्लीज अर्चित, सॉरी सॉरी फॉर इट। सॉरी प्लीज कैरी ऑन। या सर प्लीज ओके, नो इशू सर। तो सर आपने जैसे स्टार्टिंग में इंजीनियर थे, आपने एसजीएस आईटीएस जैसे एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी जो आज मध्य प्रदेश का एक मतलब बोला जाए मतलब बहुत अच्छे कॉलेज में टॉप कॉलेज में जिसमें नाम आता है। तो सर उसके साथ में आपने आईएएस भी किया, तो सर आपके माइंडसेट मतलब दोनों मतलब टकराए नहीं क्योंकि तब के टाइम की इंजीनियरिंग सर एक टफेस्ट इंजीनियरिंग बोला जाता था और तब के इंजीनियर बहुत मतलब बोले जाए ठोस इंजीनियर थे आज आज के इंजीनियर से ज्यादा।
और तब के बहुत नॉलेजेबल भी थे। तो सर दोनों को मतलब साथ में करने में मतलब बोलते हैं अपन जैसे 2 कश्तियों पे अपन पैर रख के नहीं चल सकते, तो सर वो इश्यू नहीं हुआ आपको उस समय? नहीं अर्चित, मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल डिग्री लेने से कहीं ना कहीं आपके सोच में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है, यदि आप किसी प्रकार का प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। और जैसा कि यूपीएससी की एग्जाम होती है जिसके माध्यम से आईएएस आईपीएस अन्य सेवाओं में जाया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई डिग्री होना अनिवार्य होता है आपके पास। जब डिग्री कर लेते हैं उसी के बाद आप वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री बीटेक के रूप में थी, और उसमें लाभ ये मुझे हुआ क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रैशनल तरीके से किसी भी चीज को, दोनों पक्षों को विचार में रखते हुए रैशनली सोचने की एक कहीं ना कहीं उनके जो पद्धति है, सोचने की पद्धति है, उसमें वो सहर्षी अपने आप ये आ जाती है धारणा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दूसरे लोग जो इंजीनियरिंग नहीं करते हों उनके मन में वो इस प्रकार से नहीं करते हैं, परंतु इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं ये मौका आपको देती है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस कारण से मैंने इंजीनियरिंग किया। और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस दौरान मुझे ये लगा कि हाँ, ये तो मैंने एक तरह से पड़ाव है मेरा, मुकाम मेरा वास्तविक रूप से सिविल सर्विसेज ही है। तो उसके बाद जब इंजीनियरिंग पूर्ण हुआ तो उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, गुरुओं की ब्लेसिंग्स थी, कहीं ना कहीं मेरे प्रयास भी थे जिसकी वजह से मुझे सफलता भी उसमें प्राप्त हुई। अर्चित, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब इंजीनियरिंग की उस जमाने में तो हम लोग पीईटी की एग्जाम होती थी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, मध्य प्रदेश के स्तर का। जी, तो जी, पीईटी टेस्ट। की एग्जाम दी थी और उसमें भी बड़े अच्छे परिणाम आए थे। तो जीएसआईटीएस उस समय सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था। और उस समय भी सबसे अच्छी, उस हाँ, समय जो ब्रांच चलती थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन थी। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जीएसआईटीएस ले लिया था। और जीएसआईटीएस के साथ ये भी लगाव था क्योंकि मेरे पिताजी ने भी जीएसआईटीएस से इंजीनियरिंग किया था, मेरे बड़े ब्रदर ने भी जीएसआईटीएस से इंजीनियरिंग किया था। तो मुझे भी लगता था कि किसी दिन मैं भी इस कॉलेज में आऊंगा, और अंततः वो कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। हाँ सर। तो सर आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। अब सर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आप आईएएस बन गए, तो इसमें क्या चीजें होती है, एक पावर जो होता है और एक जो मटेरियलिस्टिक, वो आपने कैसे मैनेज करा? जैसे आपने बताया आप 2000 बैच के आईएएस थे, तो सर दोनों चीजों को आपने अपने मतलब कि आप कलेक्टर भी बीच में बने होंगे और उसमें भी उसके बाद भी बहुत से अच्छे पद पे पदस्थ हुए होंगे। तो सर एक पावर आ जाती ना यार, मैं तो आईएएस बन गया, तो अब वो चीज को कैसे आपने मैनेज करा? एक कैसा माइंडसेट रखा आपने? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है इस सेवा में, हम्म, ये हम्म, आपको सदैव ही हरा हरा नहीं दिखाती है। मतलब ऐसा हम्म, नहीं होता कि आप हमेशा बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बने रहें और लगातार आपको ये लगे कि नहीं, आई एम हम्म, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कभी आपके पास हम्म, अच्छा काम करने को होता है, अच्छे पद होते हैं जहाँ पे बहुत सारी सुख हम्म, सुविधाएं जिनको कहा जाता है वो आपको प्राप्त हो जाती हैं। वो सुख सुविधाएं कई लोग उन्हीं से गवर्न होने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअल बैंड ऑफ माइंड रहा, मेरा झुकाव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की तरफ रहा, हमारे परिवार का निरंतर रहा। इसलिए कभी भी मटेरियलिस्टिक जिस तरह से लोग सोच के हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, यद्यपि ये नहीं कहूंगा कि आईएएस में भी बहुत हम्म, सारे अधिकारी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे जो अंततः अच्छे अच्छे पदों पर रहने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं और किसी भी प्रकार के मटेरियलिज्म में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो मेरे साथ ये रहा कि थोड़ा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी रहा। इस वजह से कहीं इस प्रकार की धारणा जोर मतलब मन में नहीं घर कर पाई। So that is one of the reasons. Then otherwise हम्म, also, as I can tell you, people have a mix of good postings, average postings, and bad postings. So you are most of the times grounded in such services. And now because you know, from the time of Britishers, just after independence, when IAS was supposed to be one of the प्रीमियर काइंड ऑफ सर्विसेज, और उसमें ये माना जाता था कि राजा के समान होते हैं, राजा तो चले गए, उसके बाद अब ये वाले राजा नए राजा लोगों को छोड़ गए हैं। वो स्थिति शने शने आफ्टर हाँ, 1980s काफी ज्यादा परिवर्तित हुई है। और धीरे धीरे अब इनको जैसे आप जानते हैं, दीज हैव बिकम, बिकॉज an IAS officer is after all a public servant. So we have to serve the public, we are yeah, there to serve the public.
and whatever laws etc are there, we are also, as the public is governed, we are also governed by those very same laws. तो इसलिए कभी भी power does not go to our heads. जी सर। तो सर की बहुत अच्छा आपका था। सर मेरा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एक है ना, मतलब भारत, अपन जिस देश में अपन ने जन्म लिया है और इसमें आपने काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो सर एक नजरिया रहता है, तो एक नजरिया रहता है कि जब आप एक आईएएस बने हो उससे पहले आप उसके बारे में क्या सोचते थे, और उसके बनने के बाद आपका क्या मतलब थिंकिंग रही देश के बारे में? अर्चित, कैन यू कम अगेन? बीच में थोड़ा सा या श्योर सर। मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन पाया जी। ओके सर, नो इशू। सर जैसे ये देश है भारत, हम भारत जिस भूमि पे अपन यहाँ जन्म हुआ है, तो सर इसके बारे में एक नजरिया कि पहले आप जब आईएएस नहीं बनेंगे तब आप इसके बारे में क्या सोचते थे, और अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? Yes, there is a difference between the opinion which I had about our country before I became IAS and after becoming IAS. यद्यपि ये बिल्कुल मैं कहूंगा आप से अर्चित, और मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अपने देश के ऊपर मुझे हमेशा गर्व रहा है। चाहे मैं जब यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहा था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, या मैं जब 12th क्लास तक पढ़ाई कर रहा था, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। प्राइमरी के समय तो हम लोग ज्यादा समझते नहीं है, लेकिन बियॉन्ड दैट धीरे धीरे जब समझने लगते हैं, तो मेरे घर में अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि हमारे देश के ऊपर, उसकी संस्कृति के ऊपर गर्व करना हमें सदैव सिखाया गया। तो अपने देश के ऊपर तो सदैव मुझे गर्व रहा, और कहीं ना कहीं एक बचपन से सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया, भारत का जो संस्कृति है बहुत ज्यादा, सिविलाइजेशन हैज बीन अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो मुझे हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा था, आप सेकेंडरी क्लासेस में देख लेते हैं कि आप सोशल साइंसेस, हिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, तो उस दौरान भी आपको बहुत सारी अपने देश के बारे में जानकारी हो जाती है। तो वो एक जो गर्व अपने देश के सामान्य नागरिक को होना चाहिए, बच्चों में होना चाहिए, तो वो मुझ में भी था। लेकिन हाँ, यूपीएससी की तैयारी जब तक नहीं की थी तब तक उतनी समझ नहीं थी वास्तविक रूप से इकोनॉमी के बारे में, या भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, या भारत अन्य किसी प्रकार की दुनिया के अन्य देशों की तुलना में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और अन्य चीजों में, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस आदि में कहाँ पे स्टैंड करता है, ये सब जानकारी नहीं हुआ करती थी। फॉर्चुनेटली आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आफ्टर कमिंग गेटिंग थ्रू एंड बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, ये सब बातें और ज्यादा पता चलने लगी। तो कहीं ना कहीं इससे अपने जो दृष्टिकोण था, जो सोच थी अपने देश के प्रति, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, विश्वास जो है और ज्यादा गाढ़ा हुआ है, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य का जो युग होगा वो भारत जैसे देशों का युग होगा। So I am very certain our country has a very bright future, and so many we very well know कि अभी दुनिया के कई सारे देशों की तुलना में हमारे यहाँ यूथ या यंग जनरेशन which is going to call the shots in the future की संख्या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज काफी ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो काफी ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो काफी ज्यादा है। सो दीज यंगस्टर्स आर गोइंग टू गो ऑल आउट एंड टेक अवर कंट्री टुवर्ड्स दिस रोड टू प्रोग्रेस, है ना? And at the same time, we have the blessings of our senior people, we have the blessings of the older generation. Their experience and blessings both will pull this generation forward. At the same time, again, let me tell you कि हमारा जो connect है, as an IAS officer, I had gone for a training in Korea, South Korea. साउथ कोरिया, एज वी नो के अर्चित आप जानते हैं, हम जानते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में, दोनों में देखा जाए तो वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस है। नॉर्थ कोरिया जहां पूरी तरह से एक अभी भी एनार्किस्ट जैसी स्थिति है, वहां पे वहां के एक लीडर हैं जो बार बार खुद ही वही लीडर बने रहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री बने रहते हैं एक तरह से। तो वहां वैसी स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक नेशन है और बहुत तेजी से प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं साउथ कोरिया गया था, तो साउथ कोरिया में एक दिन मैं ट्रेवल कर रहा था, उनकी जैसे अपने यहाँ दिल्ली मेट्रो है, उनका सियोल में मेट्रो है, उसमें ट्रेवल कर रहा था। तो इंसिडेंटली एक लगभग वहां के 70-75 ईयर्स के कोई व्यक्ति होंगे, साउथ कोरियन ही थे वो, उन्होंने ही आस्क्ड मी कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने बताया इंडिया से आया। तो वो इस बात पे काफी ज्यादा प्रसन्न थे। वो उनका ये कहना था कि आपके यहाँ पे अभी भी अपने जो ओल्डर जनरेशन है, पुराने जनरेशन के लोग हैं, उनका इतना ख्याल रखा जाता है, आपस में बहुत अच्छा संवाद की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ धीरे धीरे यंग जनरेशन
जो ओल्डर जनरेशन है उनसे बहुत बुरी तरह से बहुत ज्यादा कट गई है। तो ये मुझे बड़ा अच्छी बात लगी और गौरवपूर्ण बात लगी कि हमारे देश में अभी भी वो संस्कृति बची हुई है जिसमें अपने वरिष्ठों का सम्मान आदि किया जाता है और उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। कोई भी आप एक्शन लेने वाले हैं, कुछ आप करने वाले हैं, तो उसके पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछताछ करके, बातचीत करके उसमें कोई ना कोई आगे बढ़ने का कदम उठाया जाता है। एग्ज़ैक्टली। So we have both the young generation which has the young blood and या वो जो उस तरह से सोच है उनकी प्रोग्रेसिव सोच है, तो साथ ही साथ हमारे पास ओल्डर जनरेशन है जो हमको साथ में अपने अनुभव का लाभ प्रदान करने वाली है। तो इसलिए भारत का फ्यूचर अपने आप में बहुत ब्राइट है। बहुत राइट है। तो सर एक क्वेश्चन और आता है कि सर जब बीइंग एन आईएएस तो जो ऑब्जर्व करी हो प्रॉब्लम्स, ओल्ड प्रॉब्लम्स और न्यू प्रॉब्लम्स इस देश की क्या है? भारत देश की ओल्ड प्रॉब्लम्स और न्यू प्रॉब्लम्स क्या है? जो आपने ऑब्जर्व किया? Yes, अर्चित, yes, we had old problems में हम देखें तो right after independence, the biggest problem we had was our dependence on Western countries, other countries for a फूड इनटेक। जो हमारा रिक्वायरमेंट होता था खाद्य पदार्थों का, खाने के लिए जो गेहूं आदि और अन्य सामग्री की आवश्यकता होती, दालें वगैरह, उनके लिए हम डिपेंडेंट थे पूरी तरह से यूएस पे और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज पे। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड्स की कमी थी हमारे यहाँ, रेलवेज का कमी था, रेलवेज की कमी थी हमारे यहाँ, हमारे पास पोर्ट्स की कमी थी, हमारे पास बिल्डिंग्स की कमी थी, हमारे पास डिफेंस स्टैब्लिशमेंट्स की कमी थी, हमारे हुँ, पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत कम उपलब्धि हमारे यहाँ देश में हुई थी, डैम्स आदि नहीं बने थे। तो वहां से हुँ, हमने देखा कि कैसे 1967-70s के आसपास कुछ गवर्नमेंट्स, नोटेबली यूएस गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स, हमको आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती थी। पीएल स्कीम उनकी जो होती थी उसके अंतर्गत हमको गेहूं उनसे मंगाना पड़ता था, तो उनकी बात माने, नहीं माने तो गेहूं हमारे यहाँ भेजना बंद कर देंगे वो, जिससे हमारे लाखों की आबादी भूखों मरने लगेगी। हमारे पास मेडिसिन की कमी थी, वैक्सीनेशन आदि उतना नहीं हो पाता था। तो ये कमियां वहां से हमने जूझे हैं। और फिर हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया है 1970s में, 67 के उपरांत, जिसमें हमने ड्यूरम व्हीट वगैरह प्रोड्यूस किया यहाँ पर। तो हमारी व्हीट पे जो बाहर डिपेंडेंसी थी वो खत्म हुई, दालों पे धीरे धीरे हमारी निर्भरता खत्म हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने रोड्स, ब्रिजेस आदि पे बहुत काम किया, डिफेंस स्टैब्लिशमेंट, पीएसयूज का बनाए गए हमारे देश में कई सारे। उन पीएसयूज के माध्यम से हमने अपने देश में ही सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश की। तो तत्समय हमारे जो बेसिक एक नया नया राष्ट्र इंडिपेंडेंस लेता है, आजाद होता है, उस तरह की बहुत सारी समस्या थी। और फिर एक या सबसे बड़ी समस्या जो मैं मानता आपका वॉइस वो हो गया हूं, थोड़ा। अर्चित, आई थिंक जो नेशन बिल्डिंग होती है वो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हाँ, होती है। We became independent in या 1947, but we were not still a nation, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग जो प्रांतों में हाँ, फिसिपेरस टेंडेंसीज थी। कोई उत्तर कह रहा है, कोई दक्षिण कह रहा है। कहा जाता है ना कि एक एक कहता है राम, दूसरा कहता है रहीम, एक कहता है उत्तर, दूसरा कहता है दक्षिण। हाँ, तो उस तरह की या फिसिपेरस टेंडेंसीज बहुत सारी थी। तो उनको वापस एक नेशन की अवधारणा पैदा करना, वो एक बहुत बड़ा कदम था। तो मुझे लगता है कि उस समय की जो समस्या थी वो अलग थी, और वर्तमान स्थिति देखें तो इन सब कई सारी समस्याओं से हमने निजात पाया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत किया है। अब हम देखें लास्ट ईयर 2 सालों में जो कोरोना जैसा पेंडेमिक था, उसको भी हम लोगों ने, यद्यपि बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है और समस्याएं भी हुई हैं, लेकिन जहां तक हाँ, हमने वैक्सीन प्रोडक्शन की बात है, अपने हुँ, देश में वैक्सीन प्रोड्यूस किया है, इंडिजेनस वैक्सीन प्रोड्यूस किया है। और न केवल हम अपने हुँ, देश के नागरिकों को वैक्सीनेशन कर पाए, हम उन्हें कई सारे अन्य देशों को भी उसको एक्सपोर्ट करके उनकी भी मदद की है, उनको भेज के वहां भी मदद की है। या रेलवे नेटवर्क ब्रिटिशर्स के टाइम से इतना तेजी से एक्सपैंड हुआ है, रोड नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ है। अब हम डिफेंस के मामले में भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि अभी भी बहुत सारे डिफेंस के आर्मामेंट्स वगैरह हम प्रोक्योर करते हैं, लेकिन हम उसको भी अपना स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर दिशा में प्रोग्रेस हुई है। और ये अर्चित, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये कभी भी कार्य
पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जैसे दुनिया जिस तेजी से चल रही है, उस तेजी से यदि आपको चलना है तो सतत कुछ ना कुछ नए विकास के आयाम हमें जोड़ना पड़ेगा। आप देखें, टेलीकम्युनिकेशन की एक क्रांति आई, टेलीकॉम जो रेवोल्यूशन था वो हमारे देश में 90s के दशक में आया। एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी थी, उससे हमारा देश जो पूरा अलग-थलग था, हमने दूसरे देशों को जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस थे या अन्य जो कार्य करने वाले उद्योगपति आदि थे, प्रोडक्ट्स थे, हम उतने आसानी से अपने देश में आने नहीं देते थे, उसको हमने अलाउ किया, तो कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ने से हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार हुआ है। तो ये सब चीजें निरंतर कहीं न कहीं चलती रही और आज की स्थिति में यदि हम देखें तो आईटी में भी हमारा काफ़ी नाम है। हमारा नॉट ओनली आईटी के बहुत सारे हम लोग जी, सॉफ्टवेयर आदि डेवलपमेंट में हमारा दुनिया भर में हमारा नाम जाना जाता है। बहुत सारे हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस जैसे बैंगलोर, हैदराबाद आदि डेवलप हुए हैं, जहाँ आईटी कंपनीज़ आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज़ टू द वर्ल्ड। देयर हैज़ बीन बॉडी शॉपिंग आल्सो, जिसमें हाँ, जिसके माध्यम से हमारे लोग यहाँ पर बैठ के बाहर के लोगों के लिए सॉफ्टवेयर आदि डिजाइन करते हैं। सो मेनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस। तो जी, जी, पुराना और अभी का अगर तुलना करें तो ये हाँ, चेंजेस मुझे प्रतीत होते हैं। ओके सर। सर बात करते हैं आपकी पर्सनल हॉबीज क्या है फ्रॉम वर्क? अर्चित, पर्सनल हॉबीज में देखिए, मैं वैसे स्पोर्ट्स में पसंद करता हूँ स्क्वॉश खेलना और बैडमिंटन खेलना। यद्यपि मैं रेगुलरली नहीं खेल पाता हूँ ये, क्योंकि स्क्वॉश का कई हुँ, सारी जगह आपको जो स्क्वॉश का कोर्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, बैडमिंटन खेलता हुँ, हूँ, हुँ, क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन जो सतत रूप से मैं कर पाता हूँ वो मेरा फ्री टाइम में, हुँ, मैं कहूँगा, हॉबी इज़ व्हाट? इट इज़ अ हुँ, फेवरेट पास टाइम, जो आपको जब हाँ, खाली समय होता है, जो आपको करना सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे मूवी हुँ, देखना हुँ, सबसे अच्छा लगता है। चाहे वो इंग्लिश की अच्छी मूवी हो या हिंदी की जी, अच्छी मूवी हो, और मैं वो बहुत देखता हूँ। चाहे नेटफ्लिक्स पे हाँ, देखूँ, प्राइम, अमेज़न प्राइम पे देखूँ या किसी पे, मैं वो बहुत देखता हूँ। तो येस, दैट इज़ वन ऑफ माय अच्छा। हॉबीज़। तो सर अभी कोई-सी आपने रिसेंटली कौन-सी मूवी देखी है? जी? क्या बोल रहे हैं आप अर्चित? सर सर आप कौन-सी रिसेंटली आपने मूवी देखी? रिसेंटली मैंने कौन-सी मूवी देखी? येस, आई वॉच्ड दिस मूवी, जो रिसेंटली, एक तो व्हाट इज़ दिस, अजय देवगन्स मूवी, उसका पार्ट 2 बनी ना, वो देखी मैंने। व्हाट वाज़ द नेम ऑफ अच्छा, द मूवी? ओके। अ, ये कभी भुज नो, आई नो, थी शायद सर। मे बी भुज देखी हो व्हाट? आपने अजय देवगन की। भुज कौन-सी? भुज 1971 वार के ऊपर है ना वो शायद? नो, नो, क्राइम नो, पे थी। आई वॉच ऑल द रीसेंट मूवीज़ यार, सब जितनी भी नई आती हैं। अभी अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, हाँ, लेटेस्ट वाला जो मूवी है वो भी मैंने देखा है। आई वॉच ऑल द मूवीज़, इसलिए शायद नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, ओके। बट आई वॉच ऑल द मूवीज़। देयर वाज़ दिस या मूवी पुलिस गिरी। ऑफ या। हाँ? हुँ, ये था ना आपका अजय ओके देवगन सर। का मूवी था, तो जिसमें जिसमें वो एक, उसको फ़िल्में देखने का शौक रहता है और उनसे वो अपनी फ़ैमिली को बचाता है, उसमें वो फ़िल्में देखता है। कौन-सी मूवी थी आप बताइए उसका नाम मुझे? सर उसका नाम तो अ, मुझे भी याद आ रहा है कुछ रिलेटेड हाँ, टू मतलब कि फैमिली को उस मूवी के कारण ही मूवीज़ को देख-देख के कुछ चली रहती है। आगे हाँ, से हाँ, हाँ। ओके सर So अब I आप keep बताइए कि watching a सर lot of movies. Perhaps the movie name is slipping because I watch a lot of movies. ओके ग्रेट सर। अ, क्या आता है कि जैसे 2 एक आईएएस होती है तो सर उनके बीच में क्या गपशप होती है या वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं मतलब अपने काम के अलावा टी पे मिलते होंगे या फिर मतलब कैसे करते हैं जैसे Uh, कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादातर चाय पे मिलके बातें करते हैं कुछ ना कुछ तो सर मतलब देखो कैसे अर्चित, इसमें आप दो लोगों तरह के होते हैं। देर आर हाँ सर्टेन फ्रेंड्स हु आर नियर एंड डियर वंस, दे आर गुड फ्रेंड्स। हम्म ठीक है ना, यू कनेक्ट एट अ या सर्टेन लेवल। तो ऐसे लोगों से यू टॉक हम्म अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप सब कुछ दुनिया के बारे में, हम्म कभी आप
अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, then we can be talking about our dear neighbor Pakistan also. We can be talking about Kashmir issue. We'll be talking about elections in Uttar Pradesh. We'll be talking about a family matters. What a child is doing. मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, आदि आदि इस तरह की बातें भी होती है। फेवरेट स्पोर्ट्स की बातें में, तुम लोग कल कहाँ गए थे, जिम जाते हो कि नहीं, आदि आदि सब तरह की बातें। You can talk about anything. You can talk about your service matters also. जहां समस्या हो रही, पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में, पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के बारे में, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। परंतु व्हेन देयर आर पीपल जिनसे आपकी वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है, केवल वो साथ के अधिकारी हैं, आप भी आईएएस अधिकारी हैं, वो भी आईएएस अधिकारी हैं या सीनियर जूनियर हैं, तो बहुत फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा इनफॉर्मल चीजें नहीं डिस्कस होती हैं। इट बिकम्स अ बिट फॉर्मल, दो वी लाइक व्हेन इन पर्सनल इंटरेक्शंस हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑफिशियल चीजें अवॉइड की जाएं, ऑफिशियल बातें अवॉइड की जाएं, ये कोशिश किया जाता है। पर्सनल इश्यूज पे लिमिट रहे हैं या फिर आप चर्चा कर रहे हैं तो दोज इश्यूज विच डू नॉट मैटर इन योर लाइफ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो ऑफ कोर्स यस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री ऑफ कोर्स इट मैटर्स कि आपकी कंट्री किस दिशा में जा रही है, बट सीधे सीधे प्रोफेशनल कैरियर ओरिएंटेड कोई इशू नहीं होता है। इस तरह की बात में जब पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जी सर, मतलब आप लोग भी मतलब जैसे एक वर्किंग हम प्रोफेशनल हम इंडियन हम आपके बीच लोग में ही बात से करते हैं, हैं कि हम अपने कोई कलीग। अलग नहीं है। वी आर ऑल द सेम। हम्म। या ओके सर। तो सर एक चीज और आती है कि जैसे आईएएस को आजकल मतलब मूवीज में बहुत दिखाया गया है कि यार पॉलिटिकल प्रेशर बहुत झेलना पड़ता है। तो सर आपको भी झेलना रहा होगा और आपने कैसे मैनेज किया था सर ये सब चीजें, Yes, पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह सब? it does happen. See, there's a basic या reason for that. Let us be very clear कि हम्म we basically work for the government. As an IAS officer, you're working हम्म for the government. You are not working हम्म for a political party per se. ठीक है, आप कर रहे हैं कार्य गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज या होती हैं, जब वो हम्म पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो लाती है। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द इलेक्शंस दे ब्रिंग आउट अ मैनिफेस्टो। हर स्टेट या इलेक्शंस में, सेंट्रल इलेक्शंस में मैनिफेस्टो या लाती है। Manifesto is something whereby they make promises to the people. Okay? In case you give us power, in case we come to power, then these are the things we are going to do for you. Exactly. तो वो मैनिफेस्टो कायदे से या उनका वचन पत्र होता है एक तरह से, क्योंकि वो मैनिफेस्टो तो हम्म सेक्रोसैंक्ट है उनके लिए। वो 5 साल के लिए उनको सत्ता मिलती है, तो उस हम्म मैनिफेस्टो के अनुसार वो काम करने का वचन देते हैं जनता को। तो व्हेन दे कम इनटू हम्म गवर्नमेंट, दैट मैनिफेस्टो अकॉर्डिंगली वो अपेक्षा करते हैं कि पॉलिसीज एंड स्कीम्स उन मैनिफेस्टो के हिसाब से बनाई जाए। और फिर इसके अलावा और भी कोई नए इश्यूज आते हैं जिसके संबंध में उनका पार्टी के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है वही अंततः वो गवर्नमेंट में भी लागू करते हैं। सो वंस दैट बिकम्स अ पॉलिसी, जब वो पॉलिसी फ्रेमिंग का टाइम होता है, पॉलिसी बनाई जाती है, तो बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स जो हाँ सेक्रेटेरिएट आदि में होते हैं, विभिन्न विभागों का दायित्व वो संभालते हैं, वो हम्म पॉलिसी फ्रेमिंग के टाइम वहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं उसके आधार पे। ठीक है, तो यदि कोई पॉलिसी किसी प्रकार से जो लागू करनी है, उसमें किसी प्रकार का कष्ट है, उसमें कोई ऐसा लगता है कि त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, जो हमारे एक्सचेकर के लिए ठीक नहीं रहेगी, हमारे स्टेट के लिए ठीक नहीं रहेगी, तो उस स्टेज पे डिस्कशंस होते हैं, काफी सारे चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, फीडबैक लिया जाता है। तो उस फीडबैक लूप के आधार पे यदि आपकी बात आपको लगता है ये उचित नहीं है, आपने सही फोरम पे रखी और मान ली गई तो ठीक है। अन्यथा की स्थिति में यदि वो पॉलिसी बन गई हम्म है तो फिर आपका कार्य होता है उसका क्रियान्वयन करना, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वंस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक सम स्टेप, देन यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट। तो एक तो या ये है, अगर या आप उस रूल का पालन करेंगे तो सामान्य हाँ तौर पे आपको पॉलिटिकल प्रेशर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि कई सारे हम्म पॉलिटिशियंस, कई जगह हो जाता है, थोड़े अडामेंट ज्यादा होते हैं। अडामेंट ज्यादा होते हैं इन द सेंस कि कई बार वो कुछ चाहते हैं और यदि वो नियम से हटके हैं तो भी वो इंसिस्ट करने लगते हैं। तो आपका फर्ज है कि आप उनको नियम बताइए।
नियम के अलावा आपने मौखिक रूप से बताया, लिखित में भी आप उनके पास वो नियम भेजिए। अगर वो उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो आप उनसे वरिष्ठ जो हैं उनके संज्ञान में लाइए, ठीक है? और उसके बाद भी नहीं मानते तो आप हुँ, फिर तैयार रहिए, जो भी अह, वो करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार रहिए, वो भुगतने के लिए हुँ, तैयार हुँ, रहिए हुँ, उसकी। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई, ओके, हमको कोई स्टैंड लेना है और स्टैंड के आधार पे कुछ ना कुछ हमारे ऊपर बाद में कष्ट भी आ सकता है, संकट भी आ सकता है। अगर आप ये पहले से मान के चलेंगे तो आप किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल प्रेशर को झेल लेंगे। ठीक है? तो 2 मैंने ओके, आपके सामने 2 बातें रखी। एक तो ये है कि जो आपको हाँ, पॉलिटिशियन हाँ, के साथ लड़ना नहीं है, ठीक है? पॉलिटिशियन को भी हुँ, हुँ, एक हुँ, सामान्य तौर पे जो पॉलिटिशियन निर्वाचित होके आता है, उसको अपने अगले इलेक्शन की चिंता है। आप अधिकारी के रूप में आपने अधिकारी बन हुँ, गए, आपने एक एग्ज़ाम दी, उसके बाद लगभग 30 साल ऑन एन एवरेज आप उस नौकरी में पहुँच गए हैं। आपको हर 5 साल में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी हुँ, है। लेकिन एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, पॉलिटिशियन जो होता है, उसको हर 5 साल में एक परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा में पास नहीं होता तो उसके 5 साल के लिए वो बाहर हो जाता है। ठीक है? तो वो 5 साल एग्ज़ैक्टली, की हुँ, परीक्षा हुँ, देने हुँ, के लिए हुँ, उसको भी परफ़ॉर्म करके बताना पड़ता है। यदि परफ़ॉर्म नहीं करेगा तो जनता आजकल इतनी भी सीधी हुँ, नहीं है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में छलावे में आ जाए और आपको बारंबार वोट दे दे। जय तो हमें ये समझना या पड़ेगा उसकी भी एक मजबूरी हुँ, होती है, उस मजबूरी के कारण उसको भी कार्य करना पड़ता है। हर बार गलत कराने की चेष्टा करे ये नहीं हो सकता क्योंकि कई बार उनकी बदनामी भी बहुत होती है। हुँ, इस बात को लेके। तो पहली बात तो ये है। या दूसरी बात ये है कि कुछ लोग फिर भी अगर देखिए कई मछलियाँ तो तालाब में जो है कहा जाता है तो अगर कुछ फिर भी इस प्रकार के पॉलिटिशियन करते हैं आपके साथ जिसमें आपसे नियम विरुद्ध काम कराना चाह रहे हैं तो आप पहले तो मना करिए उनको, निवेदन कर लीजिए उनको, लिख के दे दीजिए। उनके हुँ, वरिष्ठों को अवगत करा दीजिए, अपने वरिष्ठों को अवगत करा दीजिए और उसके बाद भी नहीं हुँ, माने तो आप तैयार रहिए, जो भी उसके बाद निर्णय होगा, वो हुँ, आपको हुँ, स्वीकार हुँ, होगा। अगर आपने ये मान लिया है, तो फिर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हुँ, देन यू विल बी ओके। एबल टू तो सर एक हैंडल चीज़ दैट और होती पॉलिटिकल। है जो वे ऑफ कम्युनिकेशन ओके, यस, यस, ओके सर, सॉरी आई फॉर अंडरस्टैंड योर इंटरप्शन सर। पॉइंट। नहीं, सर आई एक अंडरस्टैंड योर पॉइंट, जी, ओके, अर्चित। दिस इज ऑल्सो ट्रू, द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा हुँ, जैसे around 70% of the politicians you will find during your tenure will be well-meaning individuals. They हुँ, also understand that they have to face elections again. They also understand that there are certain या rules and regulations by which the government moves. Of course, those rules and regulations have been followed because ultimately we are bound by the Constitution of India. Constitution के अलावा हमारे यहाँ laws होते हैं जो govern करते हैं अलग-अलग चीजों को। ठीक है? लॉज़ के अलावा फिर हुँ, जो मान लीजिए एक्ट हैं, तो एक्ट के रूल्स होते हैं, उनके आधार पे हमको कार्य करना होता है, तो वो भी समझते हैं। तो अगर आप उनको पूरी बात बताएँगे, तो कई बार समझ जाते हैं वो अच्छे से, लेकिन वो फिर निवेदन करेंगे आपसे, आपसे कहेंगे कि यदि इसमें कोई रास्ता निकल सकता है, जिसमें हम नियम को भी ना तोड़ना पड़े, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, उसकी भी पूर्ति हो जाए। तो वो आप अगर विकल्प उनको सुझाएँ, रास्ता सुझाएँ, कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता हर समस्या का निकलता है। तो उस केस में बहुत बार हुँ, कंसल्टेशन की ये एक्सरसाइज़ होती है, उससे वो सहमत हो जाते हैं। तो यू शुड बी विलिंग टू ओके लिसन सर, टू दीज़ पीपल आल्सो। ओके, जी, मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे थे एग्ज़ैक्टली, अर्चित? ओके, या सर, एग्ज़ैक्टली। सर आपने अपने टेन्योर में अभी तक कोई प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर की लाइफ को ऑब्जर्व करा है, पास से देखा हो? क्योंकि हमें तो जो है कि मतलब दे आर वेरी पर्सन बट सर आपने अपने टेन्योर में आपने बहुत क्लोज़ली देखा हो। अ, यस अर्चित, देखा है, परंतु नहीं मैं ऐसे जैसे जो सीएम कार्यालय में पदस्थ रहते हैं या पीएमओ में पदस्थ रहते हैं, उनको डे टू डे फंक्शनिंग ज़्यादा देखते हैं। हम लोग तो ओके, ऑफ एंड ऑन फंक्शनिंग को देखते हैं, परंतु ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रहती है। इफ यू आर अ पॉलिटिशियन हू इज़ लुकिंग टू मेक some impact, who's looking towards making some impact and you are looking towards a re-election also, so then you have to work हुँ, really hard, you have to slog it out very hard और आपकी या अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप एक समय पे बहुत सारे इश्यूज को हुँ, हैंडल करते हैं
जिसमें ब्यूरोक्रेटिक ओके। इश्यूज तो होते ही हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो तो होते ही हैं। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल इश्यूज को हुँ, भी बहुत सारे हैंडल करना पड़ता है। तो ऑन द वन हैंड यू आर हैंडलिंग सो मेनी डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे विभिन्न जो अधिकारी हैं, विभिन्न सरकार की नीतियां आदि हैं, उनका क्रियान्वयन करना, उनका पहले फ्रेमिंग करना और उसका क्रियान्वयन करना, वो तो आपको देखना ही है। लेकिन साथ ही साथ आपको विधायक दल आदि को, अपने मिनिस्टर्स को, इन सबको भी हैंडल करना है, और विपक्ष को भी हैंडल करना है, विधानसभा को भी हैंडल करना है, केंद्र सरकार के साथ भी आपको समन्वय बिठा के रखना है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये बहुत, इट इज अ रेजर एज वॉकिंग। ब्लेड पे जैसे चले ना, स्नेल जैसे चलती हुँ, है, वैसा स्नेल तो हुँ, आसानी से चल लेती है, लेकिन हाँ, आपके लिए वो रेजर एज वॉकिंग बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्योंकि आपका बैलेंस थोड़ा सा भी इधर उधर गया, ढीला हुआ, आपका सावधानी जैसे ही हटी, दुर्घटना घटने में देर नहीं लगती। तो वो वैसी स्थिति होती है कोई भी ओके। इस प्रकार के पद पे कार्य करने वाले व्यक्ति के हुँ, लिए। सो इट इज वेरी बिजी एंड एट द सेम टाइम अ रेजर एज वॉक। ओके सर। तो मतलब केक वॉक नहीं है कुछ भी, जो दिखता है दूर से कि यार लाइफ उनकी राजाओं की तरह होगी, बट दे आर इट इज आल्सो फेसिंग एंड सर्टेनली चैलेंजिंग ईच एंड एवरी डे। सर्टेनली नॉट अ तो केक सर एक वॉक, चीज़ का सर्टेनली नॉट क्वेश्चन आता है जब, ओके सर, या सर एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं, तो जैसे आजकल की जो कंपनीज हैं, बिग स्टार्टअप्स हैं, दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन सर्वेज। सर्वेज मतलब पीपल क्या चाह रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर से वर्क ऑन करते हैं। तो सर ये पॉलिटिकल पार्टी आर ऑल्सो डूइंग द सर्वेज, और वो भी क्या एनालिटिक्स वगैरह यूज करते हैं, जो आजकल के मशीन जो प्रेडिक्शन होता है, एआई करते यूज करते हैं सर आजकल। Uh, you are saying, if I understand it correctly, what you're trying to ask me, Archit, is that nowadays the companies do a lot of, they take a lot of customer feedback. That is एग्जैक्टली। your first तो part. सर मतलब And उसको, वो you were फीडबैक को saying, लेके do वो the डेटा। do the politicians also do this kind of feedback loop behavior, whether they take feedback about what the public wants and whether the public is happy with their performance, etc. That is what your question एग्जैक्टली। is. या सर, और उसके साथ और एड ऑन कर रहा हूँ कि मतलब वो जैसे कंपनीज क्या करती है, डेटा करती है, घंटे में उससे हर दिन कलेक्ट करती है, हर सेकंड वो ट्राई करती है कि जितना ज्यादा डेटा आ जाए कस्टमर को हम जान सकें, और उसको वो मशीन लर्निंग के मॉडल्स में डालती है, और उससे वो करती है कि कस्टमर का ये बिहेवियर होगा आने वाले 5 साल बाद। ये तो ये क्या सर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करती हैं क्या? आपको कुछ आइडिया? As far as I know, though I am no expert on this, Archit, but as far as I know, this kind of feedback is हम्म। taken by the parties also and the government also. It is a ओके। continuous feedback loop which they try to garner. It या is not only a या formal feedback तो इनके जो या कहा जाता है पार्टीज के माध्यम से जो भी लिया जाता है वो तो खैर होता ही है, but I am saying informal या feedback also, formal हम्म। also and informal also from various officers who are posted in the field, उनसे लगातार फीडबैक कहीं ना कहीं लिया जाता है। फॉर्मली इस प्रकार से कि योजनाएं जो बनाई गई हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में इम्पैक्ट एनालिसिस वगैरह जो करते हैं, उसको करेक्टिव, हम्म। अगर किसी योजना में कोई करेक्शन, मिड टर्म करेक्शन वगैरह चाहिए है स्कीम के लिए, उसके लिए भी उपयोग होता है, और इसके लिए भी उपयोग होता है कि लोगों का सेटिस्फेक्शन या लोगों तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कैसी जा रही है, ये जानकारी लेने के लिए। Of course, when you find out the kind of delivery mechanism, which is whether it is functional or not, whether it is functioning properly, then your intention is या also to understand कि इस स्कीम का impact overall when the elections come क्या होने वाला है। ठीक है, आप समझे इस बात को? तो वो तो एक हो गया फॉर्मल फीडबैक लूप थ्रू द एग्जैक्टली ऑफिसर्स सर। पोस्टेड। और इनफॉर्मली भी आप हाँ जाएं हाँ। देखेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को कई बार इस हम्म। प्रकार की जानकारी फील्ड स्तर के अधिकारियों से और अन्य अधिकारियों से कि इस योजना का कैसा लोगों में वो है, पसंद कर रहे हैं कि नहीं, इससे क्या लोगों की जीवन में सही में सुधार आ रहा है, इस तरह की जानकारी भी कई जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो वेल मीनिंग होते हैं, वो इस तरह की जानकारी भी लेते रहते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये ऑफिसर्स के एग्जैक्टली। स्तर पे ओके। जो जानकारियां ली जाती हैं, प्लस इनका बहुत सारे दूसरे मैकेनिज्म्स हैं जो आप पढ़ेंगे कभी भी तो आपको जानकारी में आया होगा कि इस तरह के मैकेनिज्म्स उन्होंने किए हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली। सो यस, मतलब दे आई दे हैव द टेक अ सेम फीडबैक। क्वेश्चन फ्रॉम
प्रीवियस प्रीवियस स्पीकर फ्रॉम आम आदमी पार्टी also told कि हाँ मतलब वो लोग इस चीज पे वर्क ऑन कर रहे हैं, they are also doing that, कि उससे वो लोग नया एक बिहेवियर एनालिसिस कर पाते। तो दैट्स अ गुड थिंग सर। सर एक क्वेश्चन आता है कि अभी जैसे कि अपने भारत में एक बोलते हैं कि अनेकता में एकता है, ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है कि बस वन लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि अपन मतलब तमिलनाडु तरफ जाओ या महाराष्ट्र में जाओ, वहां पे मराठी बोलने लगते हैं, तमिलनाडु में तेलुगु बोलते हैं, तो कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं, और सर मतलब हर एक रीजन में मतलब हर 100 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेजेस चेंज होते हैं, यहाँ तक कि अपने एमपी में भी बहुत सी जगह है जहाँ पे भोजपुरी बोल रहे हैं, ये इंदौर तरफ मराठी बोलने लगते हैं। सर ये होना चाहिए कि अपने पास हिंदी और एक इंग्लिश तो ठीक है, हिंदी एक परमानेंट होना चाहिए या नहीं, तो इसके ऊपर आपका कोई कमेंट किया। Mm, Archit, our country has the beauty of a country is its unity in diversity. Now हम लोग इस बात या को बहुत ज्यादा समझने की चेष्टा नहीं करते। हिंदी में हम उसको अनेकता में या एकता कह देते हैं, अंग्रेजी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कह देते हम्म हैं। अब ये है क्या वास्तविक रूप या से? या जब हम देखें, आपने कहा कि मालवा क्षेत्र में चले जाइए, इंदौर तरफ, तो वहां पे अलग हो जाता है, दूसरी तरफ अलग हो जाता है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, आदि आदि। तो ये जो है कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, असमीज वगैरह, ये तो है लैंग्वेजेस, भाषाएं। और जहां हम्म आप इंदौर आदि की या बात करते हैं तो ये सब है बोलियां। ठीक है। अपने या देश में ये कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। ठीक है, अपने देश में कहावत है, कोस कोस पर बदले हम्म पानी। पानी का हम्म टेस्ट थोड़ा सा एक एक कोस पे बदल जाया करता है, ये कहा गया इसमें, और चार कोस पे बानी बदल जाती है। ठीक है, वाणी बदल जाती है। तो मैंने कहा यूनिटी एंड हाँ डाइवर्सिटी जी। केवल ये लैंग्वेजेस में नहीं है। आप देखिए, लोगों का पहनावा भी, आप थोड़े से डिस्टेंसेस में जाएंगे, यहाँ से आप गुजरात चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, या उड़ीसा चले जाएं, सब तरफ अलग अलग तरह का पहनावा मिल जाएगा। इवन आपको थोड़े बहुत रंग ढंग, बात करने के तरीके में, रहन सहन के तरीके में अंतर मिल जाएगा। पानी की एक बात है, अन्न भी जो परंपराएं हैं वहां के, स्वीट डिश, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ये स्वीट डिश खाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ये स्वीट डिश चलता है, तो बिहार चले जाइए तो लिट्टी चोखा या चलेगा वहां पे, आप गुजरात चले जाइए तो खमन हम्म ढोकला चलेगा, महाराष्ट्र चले जाएगा तो श्रीखंड आदि चलेगा, या दक्षिण भारत में चले जाइए तो मैसूर पाक आदि आदि चलेंगे, डोसा इडली चलेंगे। हम्म सो नॉर्थ इंडिया में चले जाइए तो हम्म आपको पनीर चलेगा, या इस तरह के टिक्कास चलेंगे, और बाकी चीजें जो पंजाबी डिशेस हैं वो चलेंगे। कश्मीर में तो अलग कुछ हम्म चलेगा, कहवा चलेगा। तो पूरे देश में इस तरह के खान पान में भी विविधता है। तो डोंट यू थिंक दिस इज in itself a blend of various kind of cultures, which has assimilated and created a culture which is different from anyone else, and in a way या unique also. दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का हम्म विविधता कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद भी हमारा नेशन एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में स्टैंड करता है। आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे देश हैं जो टूट गए अलग अलग। चेकोस्लोवाकिया हम सुना करते थे, अब चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो हाँ गया, यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया में एग्जैक्टली सर्बिया बन गया, मैसिडोनिया बन गया। ऐसे कई छोटे छोटे उनके नेशंस बन गए। कई सारे नेशंस ऐसे हैं जो इस विविधता के कारण टूट गए। उनकी कुछ विविधताएं थी जहां उनकी लैंग्वेज की केवल विविधता थी। सर्बिया में चेक लैंग्वेज बोली जाती थी, स्लोवाकिया में स्लोवाकियन बोला जाता था उस एरिया में। तो इस वजह से वो लैंग्वेज के बेसिस पे टूट गए। हमारे यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे अलग तो किए गए, लेकिन वो प्रांतों में बटे हैं, प्रांत अलग हुए हैं, लेकिन देश एक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये है। या सर हम अभी भी बहुत सारे कल्चर्स होते हुए हम ओके इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को पूजते हैं। कोई शैव होता है, कोई वैष्णव होता है, संप्रदाय है, धर्म है, इतने सारे, उसके बाद भी हम एक हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको कहा जाता है कि अगर आपको, इफ यू गेट, एक सिंपल सी फूड की बात है, आपको रोज रोज वही खाने को मिले तो आपका मन जो है खाने से उकता जाता है। जब खाने के बारे में ये कहा जाता है, हम्म तो हमारे देश की जो विविधता है, सो हम्म यू सी सो मच डाइवर्सिटी इन अ कंट्री इटसेल्फ हम्म दैट यू फील ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन सच अ या कंट्री।
which is so unique, and या out of this committee of nations जिसका सानी कहीं और नहीं है. तो ये तो हुई यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हुँ, नाउ हुँ, when we talk about such unity in diversity, we are of the opinion and we या should be of the opinion कि let all the cultures जो भी हैं हमारे यहाँ पे, वो cultures assimilate हों हुँ, अच्छे से, और उस assimilation के आधार या पे हम किसी भी culture को कमजोर ना माने, सबको अपना उत्थान करने का या अवसर मिले. जैसे गांधी जी ने कहा कि let winds of all the cultures blow freely in my land and let my feet not be blown by any of the winds. दुनिया भर की जो हवाएं हैं वो हमारे देश में चलें, लेकिन कोई भी हवा हमारे पैर जमीन से ना उखाड़ पाए. इस तरह की बात गांधी जी ने कही है. तो चाहे वो हुँ, तमिल हो चाहे तेलुगु या हो, सर, वहां के लोग अपने आप को, दोज आर मदर टंग्स ऑफ दोज पीपल लिविंग देयर, वहां के लोग अपने आप को अपनी मदर टंग में बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम हिंदी, चूंकि हमारी मदर टंग है, हम अपने हिंदी को हिंदी में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाँ, जहां तक लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, यस, मेरा मानना है कि जो अंग्रेजी माध्यम है, इंग्लिश, इंग्लिश इज टोटली अ फॉरेन लैंग्वेज टू अस. हमारे देश की भाषा थी नहीं, चूंकि हमारे या ऊपर ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक राज हाँ, किया. 1856 का जो 1857 से लेके जब क्रांति हुआ, उसके उपरांत से उनका ब्रिटिश का, हुँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे क्वीन का राज हो गया, और क्वीन का राज जो है हुँ, 1947 तक चलता रहा, हुँ, 1857 की गदर के बाद से. हुँ, तो उस दौरान इंग्लिश एक तरह से हमारे ऊपर थोप दी गई. मैकॉले जो उनके वो थे, मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण हमारे हुँ, ऊपर थोप दी हुँ, गई. तो इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, एज ऑफ नाउ इंग्लिश है, लेकिन हमें कोशिश या धीरे धीरे सहमति बना के, दक्षिण भारत के जो प्रांत हैं उनके साथ सहमति बना के, क्योंकि आप देखें उत्तर भारत में इसका इतना हुँ, विरोध नहीं है. गुजरात में हिंदी बोलने का विरोध नहीं है. मैं गुजरात में हुँ, जाता हूँ, आसानी से हिंदी बोलता हूँ, सभी लोग समझते हैं. महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध नहीं है, हिंदी आसानी से लोग समझते हैं. आसाम में चले जाता हूँ, आसाम में एग्ज़ैक्टली। विरोध नहीं है. हुँ, हुँ, इवन उड़ीसा में जाता हूँ, उड़ीसा हुँ, में विरोध नहीं है. हो सकता है उतना लोग ना भी समझे, लेकिन विरोध नहीं है उसका किसी प्रकार से. जब विरोध की बात आती है तो हुँ, मुख्यतः तमिलनाडु में, कुछ आंध्र प्रदेश में, और खास तौर पे केरल में, यहाँ ज्यादा विरोध है. कन्नड़ में भी आप देखेंगे, दक्षिण भारत में जो आपका कर्नाटका है, वहां भी हिंदी का इतना ज्यादा विरोध नहीं है जितना बाकी कुछ प्रांतों में होता है. तो हाँ, उनको हम साथ में लेके कोशिश ये कर सकते हैं. कम से कम ये तो है कि जहां पर लागू हो सकती है, जहां पे इसको संवाद की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पे इस्तेमाल करें. धीरे धीरे हम दक्षिण भारत के राज्यों को भी अपने साथ में लाएं. प्रयास करना चाहिए. मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन आपस में बनना चाहिए, वो हिंदी को बनना चाहिए, धीरे धीरे इंग्लिश को रिप्लेस करते हुए. बिल्कुल सर। सर एक मतलब आपका जो पोस्टिंग का था मतलब आपकी ट्रेनिंग हुई मतलब आपने यूपीएससी लिखा एग्जाम देन आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद एक आपका ट्रेनिंग हुई उसके बाद देन आपकी जो पोस्ट तो सर उनके बाद और आपका एक स्मॉलेस्ट टेन्योर कहाँ कहाँ रहा और अर्चित, मेरा लॉन्गेस्ट टेन्योर तो लगभग 2 ढाई साल के आसपास शिवपुर कलेक्टर के रूप में रहा मेरा. और लगभग 2 साल से अधिक मुझे सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कमीशन में हूँ मैं. तो ये तो हम्म लॉन्गेस्ट टेन्योर रहे. शॉर्टेस्ट टेन्योर में हम्म समझ लीजिए मेरा अभी शेडोल कमिश्नर के रूप में गया, जहां मैं केवल 4 महीने के आसपास था कमिश्नर शेडोल डिवीजन. तो वो मेरा शॉर्टेस्ट टेन्योर या है. ओके सर अ, जी. सर मतलब आपका जो आपने बताया आप ह्यूमन राइट कमीशन में एज एन सेक्रेटरी पदस्थ हैं तो सर ह्यूमन राइट्स का एक अपने नेशन में मतलब क्या रोल रहता है सर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज सम टाइम ऑफ मिथ्स आर ऑलवेज देयर अबाउट ह्यूमन राइट्स तो सर प्लीज ओके. As you know, human rights are basically given to us by virtue of us being born as humans. अब इसमें देयर इज अ फाइन डिफरेंस. हम जानते हैं प्रत्येक कंट्री में, या कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक मौलिक अधिकार होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स हमारे या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं.
पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज राइट हैं, टू स्पीच। लिंग्विस्टिक राइट्स हैं, राइट टू लिबर्टी आदि है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आदि हैं। इस तरह के विभिन्न राइट्स हैं। ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, these have been provided, most of these fundamental rights are provided to the citizens, जो नागरिक होते हैं उनको दिए गए हैं। या वो क्यों दिए गए हैं? जिससे वो अपना जीवन किसी प्रकार के जो संकट होते हैं, किसी प्रकार की समस्या होती हैं, उनके बिना अपने जीवन का यापन कर सकें, जीवन का निर्वाह कर सकें। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। बाधा ना हो से तात्पर्य ये नहीं है क्योंकि वो सिटीजन है उस देश के नागरिक हैं, इसलिए वो अपना कुछ उनके भी अधिकार हैं उस देश के नागरिक होने की वजह से, या फिर जैसे कोई बाहरी व्यक्ति भी है तो उसके भी कुछ अधिकार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो फंडामेंटल राइट होता है वो सिटीजन का भी है, विदेशी नागरिक भी है, उसका भी है। यहाँ आ जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसका जीवन छीन सकते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होगा। विदेशी नागरिक भी आता है तो उसको भी जीवन जीने का अधिकार है यहाँ पे। तो दीज आर फंडामेंटल राइट्स। नाउ फंडामेंटल राइट्स क्यों है? क्योंकि वो संविधान में हमको प्रदत्त हैं। तो अधिकतर फंडामेंटल राइट नागरिक को है, कुछ नागरिक से हटके गैर नागरिक को भी है। लेकिन जो ह्यूमन राइट होते हैं, दोज आर राइट्स विच एक्रू टू यू जस्ट बिकॉज यू आर born as a human। आपको किसी राष्ट्र के नागरिक हैं नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ह्यूमन राइट है, आप कहीं भी जाएंगे वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। So these are human rights. So human right is a wider connotation as compared to fundamental rights, क्योंकि वो all encompassing है। आपको एक मानव जीवन जीने के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं वो मानव अधिकार हैं। It is different from that of an animal existence। जिंदगी तो एनिमल्स भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, उनके पास तो कोई ह्यूमन राइट है नहीं, ठीक है ना। ये केवल ह्यूमंस के पास ह्यूमन राइट्स है। तो ये डिफरेंस है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में। देयर आर मिथ्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट के मिथ्स हैं, ह्यूमन राइट के जो अब्यूजेस हैं वो होते हैं। ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, किसी कंट्री को दबाव डालना हो तो करते हैं। ह्यूमन राइट्स का काफी मिसयूज होता है, आदि आदि इस तरह की मिथ्स होती हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये हमेशा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है उसके ऊपर, वो कैसे नियम हमेशा जो बनाए जाते हैं, दोस्त नियम जो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, सामान्य तौर पे वो वेल मीनिंग होते हैं। वो समस्याओं को देख के उन समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सके उनको दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन क्रियान्वयन उनका कैसा किया जाए उसके आधार पे उस लॉ को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। लॉ तो अच्छा बनाया गया लेकिन क्रियान्वयन मान लीजिए कहीं ठीक से नहीं हो रहा तो इसका मतलब लॉ खराब है, ये कतई नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभार कुछ समस्याएं आती हैं। बट ह्यूमन राइट्स पर से और उसके आधार पर जो ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, ये सदैव कोशिश करते हैं, दोनों संस्थाएं नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की, कि उनके पास अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का इशू आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का अधिकार था, मान लीजिए उसके पास जीवन के निर्वाह के लिए एक भूमि थी, उस भूमि से उसको बेदखल कर दिया गया है। कुछ बलशाली लोग हैं जिन्होंने उसको वहां से हटा दिया है उसकी जमीन से, और उनको वापस प्रशासन के माध्यम से उनकी जमीन पे कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। तो निसंदेह ये उसके ह्यूमन राइट कौन सा, कि उसको अपना जीवन जीने का अधिकार है। उस जीवन जीने के अधिकार में उसके पास जो संपत्ति थी उसका अपने भले के लिए इस्तेमाल करने का भी अधिकार था, उससे उसको वंचित किया जा रहा है। तो वो अधिकार दिलाने के लिए जो भी कार्रवाई होती है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में निरुद्ध किया गया है, तो यद्यपि उसके लिए व्यवस्था है कि गलत तरीके से निरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन मान लीजिए उसके अधिकारों का हनन पुलिस के द्वारा किया जाता है, किसी और प्रकार से किसी के साथ थाने में ले जाके मारपीट की जाती है,
या फिर कोई थाने में जाता है, उसको इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि वो आत्मग्लानि स्वरूप आत्महत्या कर लेता है या उसको किसी प्रकार से मार दिया जाता है। इस प्रकार की कोई स्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो त्वरित रूप से ह्यूमन राइट कमीशन में उनको संज्ञान लेकर उस पे उनको रिलीफ दिलाया जाता है और कई सारे मामलों में विभिन्न प्रकार के मुआवजे भी दिलाए जाते हैं। 5 लाख, 10 लाख तक के मुआवजे भी लोगों को दिलाए गए हैं, परिवारों को दिलाए गए हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ जहाँ निर्मित होती हैं। हुँ, तो ह्यूमन राइट्स वृहद स्वरूप के बहुत ही हैं। बढ़िया। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएनएचआरसी भी बनी हुई है। बहुत सारे इसमें कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जिसपे विभिन्न नेशंस सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने साइन किए हैं। साइन किए का तात्पर्य हुआ कि वो उनके ऊपर भी बाइंडिंग हो गए और उनको उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। और हमारे यहाँ 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष में ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसी उद्देश्य से कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर किया जा सके। जी अर्चित। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे आईएएस लोग भी लर्निंग का मतलब आपसे आपके साथ मेरा बहुत बार कन्वर्सेशन हुआ है शक्ल। तो सर मतलब आप में भी एक मैंने देखा है टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी मतलब एक जानने के इच्छुक रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है आपको भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, और आप भी चाहते हो टेक्नोलॉजी से चीजें विकसित होना चाहिए जो भी आपने प्रॉब्लम फेस करा जस्ट लाइक। तो सर मतलब एक आईएएस को भी पढ़ना पड़ता है क्या लाइफ टाइम मतलब, और वो भी पढ़ता रहता है क्या हमेशा, जैसे कि फील्ड में भी लोग पढ़ते हैं? Archit, I'll ask you a counter question. If या any person in this world, whether या he is a simple या businessman, he's a person हम्म who is doing some job, or he is a या student, क्या इन लोगों को या निरंतर अगर अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, इनको कुछ हम्म और नया सीखना है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? एग्जैक्टली सर, मतलब वो तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ इक्विवेलेंट टू लर्निंग, तो वो तो सही सर। एग्जैक्टली। मतलब तो आईएएस को लर्निंग भी कर्व, मतलब पढ़ना रहता है क्या? हाँ, यदि कोई ये सोच ले कि हमने आईएएस बन गए हैं, अब हम बस जी कुछ जी जी। करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि जी जी। आपको लगातार व्हाट नाउ, एक प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा जी, कौनता रहना चाहिए, व्हाट नाउ, आगे क्या, अब क्या? या तो वो अब क्या या जो होता है, या दैट ड्राइव्स यू फॉरवर्ड, दैट मूव्स यू फॉरवर्ड, दैट कीप्स या यू ऑन टोज, दैट मेक्स यू लर्न न्यू थिंग्स। एंड आईएएस में एक बात मैं आपको कहूंगा अर्चित, अन्य जॉब की तुलना में ऑल आर गुड। यूपीएससी से या जो भी नौकरियां मिलती हैं, देश में बड़ा हम्म, अच्छा एक एग्जाम का सिस्टम किया हुआ है, जहां से आप एग्जाम देके सीधे इतने अच्छे कार्य को अंजाम दे सकते हैं, अच्छे पदों पे आप पहुंच सकते हैं। तो सभी जॉब्स अच्छे हैं, लेकिन जब आप देखेंगे, तुलना करेंगे आईएएस से, तो आईएएस में एक व्यक्ति जो एसडीएम, डीएम, कलेक्टर आदि बनता है, वो जैसे एसडीएम है तो अपने सब डिवीजन में, उपखंड में, वो सभी विभागों का समन्वय करता है। कलेक्टर के स्तर पे जब कलेक्टर बनता है, कलेक्टर भी कहलाता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहलाता है। कलेक्टर तब कहलाता है जब वो विभिन्न विभागों का समन्वय करता है। उस विभागों का तात्पर्य ये हुआ कि हम्म, वो महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित एक महिला बाल विकास होता है, उसका उसका भी प्रोजेक्ट, उसके भी स्कीम्स का मॉनिटरिंग करता है। वो सिंचाई विभाग के सिंचाई से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करता है। वो पीडब्ल्यूडी विभाग के सड़कों के संबंध में बिल्डिंग का काम चल रहा है उसको भी मॉनिटर करता है। वो ग्रामीण विकास विभाग के तालाब, सड़कें आदि, ग्रामीण सड़क वगैरह, रोजगार से संबंधित योजनाएं चल रही हैं उनको भी मॉनिटरिंग करता है। वो हम्म, वहां पर जो हम्म, स्वरोजगार से संबंधित स्कीम्स होती हैं उनका भी मॉनिटरिंग करता है। बैंक वालों की भी मॉनिटरिंग करता है कि बैंक वाले लोन आदि सफिशिएंट तरीके से डिसबर्स कर रहे हैं कि नहीं। तो वो विभिन्न विभागों का, ये तो मैंने 4-5 विभाग बता दिए, ऐसे लगभग 40 हम्म, विभाग आदि होते हैं जिनकी वो मॉनिटरिंग करता है, उनका समन्वय करता है और उनके लिए शासन से इंटरेक्ट करता है। या ठीक है? तो जो या आप हमने अभी बात की थी विविधता, तो जितना विविध ये कार्य है, उतना या विविध वास्तविक रूप से अन्य कोई कार्य नहीं है। वही आदमी आगे जाके जब कलेक्टर से ऊपर हम्म, जाता है, तो वो मंत्रालय में हम्म, कभी
टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री भी देखता है, मतलब कपड़ा से संबंधित कार्य भी देखता है, वो कभी फाइनेंस से संबंधित कार्य भी देखता है, वो कभी इंडस्ट्रीज से संबंधित कार्य भी देखता है, वो कभी शिक्षा विभाग से संबंधित भी कार्य देखता है। ठीक है, वही आदमी किसी दिन जाके लेबर से संबंधित काम भी देखता है, वही आदमी किसी दिन जाके रेवेन्यू से संबंधित काम देखता है, कमर्शियल टैक्स से संबंधित एक्साइज से संबंधित काम भी देखता है। तो इस प्रकार की विविधता जो है, वो यही नौकरी आपको दे सकती है, इसके अलावा कोई नौकरी इतनी विविधता आपको ऑफर नहीं कर सकती। तो आपके मूल प्रश्न पे, आपका लर्निंग मूल करनी प्रश्न पड़ती है। तो लर्निंग कर्व, तो अगर आपको इतने सारे विभिन्न विभाग अलग-अलग स्टेज पे देखने पड़ेंगे, तो आपको सीखना पड़ेगा उन विभागों के। कहा जाता है कि एक इंजीनियर होता है ना, हम लोग जब इंजीनियरिंग करते हैं, अर्चित आपको मैं बताऊँ कि जब मैं सेकंड ईयर 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था, हाँ। मेरा यद्यपि ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन होते हुँ। हुए भी हम लोगों को दूसरी ब्रांच के बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, उनके साथ में हम लोगों को लेद मशीन जो होती है ना, जिसमें आप चीजों को बनाते या हैं, लकड़हारे वाला हाँ, काम तो करते हैं, लकड़ी देखिए पार्ट वगैरह, गिरने-गिरने का, हाँ, हाँ, आरी हाँ, हाँ, चलाने का, हाँ, ये सब या भी काम करते हैं, या वो हम लोगों से कराया जाता था। तो हम लोगों को उस समय बड़ा, हाँ, क्योंकि नए-नए फ्रेशर जो है अपने अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस लगा के पीईटी के एग्ज़ाम निकाल के वहाँ गए थे इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ जाके रंदा चला रहे, आरी चला रहे, आदि-आदि ये करना पड़ता था वर्कशॉप में। तो या बड़ा गुस्सा आता था। हुँ, तो हुँ, हुँ, हमारे हुँ, प्रोफ़ेसर उसके लिए ये जवाब देते थे कि हाँ, भई अगर आपको लोगों को मॉनिटर करना है, सुपरवाइज़ करना है, तो सुपरवाइज़र के रूप में हुँ, आपको स्वयं वह काम जब तक नहीं आएगा, तब तक आप किसी को सुपरवाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो पहले आप उस काम को सीखें, तब आप एग्ज़ैक्टली। बेहतर तरीके से सुपरवाइज़ कर पाएँगे। आप सीधे सोचें कि हम कहीं पे जाके बैठ जाएँगे और लोगों को जी, सुपरविज़न करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि हमें नहीं हो सकता। किसी विभाग में कार्य करना है, तो उस विभाग के जो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं, उसकी जो पद्धतियाँ होती हैं, उसके नियम कानून होते हैं, उससे संबंधित जो बारीकियाँ हैं, वो समझनी पड़ती है। हुँ, इसलिए हुँ, लर्निंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी आईएएस ऑफिसर को। ओके। और एक मतलब हाउ ऑलवेज इंस्पायर फ्रॉम वन ऑफ स्टीव जॉब्स, तो सर उनकी एक बात थी कि मतलब जो थ्री स्टोरी जो अपनी कमेंसमेंट स्पीच में बोली थी स्टैनफोर्ड में, तो उसमें एक बात ये थी कि लव योर वर्क, ओनली वे टू डू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। तो सर आप अपनी जॉब में किस चीज से सबसे ज्यादा आपने अभी तक मतलब आपको बहुत लव मिला है या आप लव करते हो उस चीज से अ काम में, मतलब सर अभी प्लीज़, तक? आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट अर्चित, आप क्या कहना ओके, चाह श्योर रहे सर। हैं? तो आई रिपीटेड सर कि आप अपने मतलब अभी तक आपने जितने भी मतलब 22 मतलब जो मैं कैलकुलेट करूँ तो 2000 बैच के आप आईएएस हैं, तो सर अभी तक आपको क्या चीज सबसे ज्यादा मतलब अपनी काम में पसंद रही है? Uh, Archit, that the important thing that I pointed out is जब मैं लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, जब मैं लोगों के बीच में गया हूँ, हम्म। मेरे साथ मैंने या जब मैं फील्ड पोस्टिंग रही है एज कलेक्टर, एज या कमिश्नर, एज एसडीएम, एज सीओ जिला पंचायत, तो मेरा हम्म, खासतौर पे कलेक्टर के रूप में मैं आई मेड इट अ पॉइंट या कि हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन में फील्ड में भ्रमण पे जाता था। और जब मैं भ्रमण पे जाता था, हम्म, तो जो मुख्य विभाग जिनसे संबंधित समस्याएं होती हैं ज्यादा लोगों को, जैसे स्वास्थ्य विभाग होता है या हम्म, महिला बाल विकास होता है या इस तरह के जो शिक्षा विभाग होता है, जिसको लेके ग्रामीण क्षेत्रों या में, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा समस्याएं होती हैं, पीएचई नल आदि से पानी से संबंधित समस्याएं होती हम्म, हैं, रोजगार से संबंधित होती हैं, तो हम्म, जिला पंचायत जो रोजगार का काम देखता है, इस प्रकार के अधिकारियों को सामान्य तौर पर मैं साथ में रखता था। वो भी जाते थे, तो हम लोगों को लगभग 10-12 अधिकारी तो नियम से मैं लेके फील्ड में जाता था, और उनके जो फील्ड स्तरीय अमला है, विकासखंड स्तरीय अमला, वो भी जाता था। तो उस दौरान जो इंटरेक्शन करने में, और खासतौर पर मैं जब ट्राइबल एरियाज में पदस्थ रहा, तो ट्राइबल्स के बीच में जाके उनसे संवाद करने में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, वो बहुत जल्दी फीडबैक देखता है। यदि उसको कोई समस्या है, नल नहीं आ रहा, पानी नहीं मिल रहा, हैंडपंप नहीं चल रहा, तो तत्काल कहेगा कि हमारे इस मोहल्ले का हैंडपंप खराब है। लेकिन जब आप ट्राइबल एरियाज में काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि
यदि आपने केवल यहाँ तक पूछ के शांत रह गए कि आपको कोई समस्या तो नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सब मौन रहेंगे, कोई कुछ अपनी समस्या नहीं बताएगा। जब तक आप उनको कुरेद के नहीं पूछेंगे कि आपके यहाँ पे ये वाला हैंडपंप, इस जी। मोहल्ले का हैंडपंप चालू है। अब ये आपने चालू है कह दिया तो हुँ, वहां हुँ। से फिर कुछ आवाजें आएंगी, अरे साहब बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है। या फिर मान लीजिए अब मैं उल्टा तरीके से प्रश्न पूछता था, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा हुँ, हमारे प्रदेश में बच्चों के लिए जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, हुँ, शून्य से मतलब पैदा होने से लेके 6 साल हुँ, तक के बच्चे होते हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज किया जाता है। 3 साल के तक के बच्चों के लिए वर्तमान हुँ, नियमों हुँ, के हुँ। अनुसार उनके टेक होम राशन घर ले जाने के लिए राशन दिया जाता है, और 3 से 6 बच्चों को वहीं जैसे मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसी प्रकार से आंगनवाड़ी में नाश्ता और खाने की व्यवस्था होती है। इसी तरह से गर्भवती और धात्री महिलाओं को, या उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो वो किसी दिन उसमें हुँ, खीर पूड़ी भी बनाई जाती है, जब आंगनवाड़ी में आते हैं तो खीर पूड़ी खिलाई जाती है। किसी दिन उनको मीठा दलिया आदि आदि दिया जाता है। तो सामान्य तौर पे आप पूछेंगे आंगनवाड़ी खुलती है, तो गांव वाले सिर हिला देंगे, आंगनवाड़ी खुलती है। ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप उनसे पूछ लेंगे हुँ, आंगनवाड़ी हुँ, में मीठी लपसी मिलती है या मीठा दलिया मिलता है या खीर पूड़ी मिलती है, तो फिर एकदम आग बबूले हो जाएंगे और वो कहेंगे अरे साहब कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी बात है, ये वो इस तरह की। तो आपको बहुत बारीकी से पूछना पड़ता है ट्राइबल एरियाज में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। हुँ, अगर आपने या उथले तरीके से पूछताछ किया तो आपको फील्ड की सही स्थिति ज्ञात नहीं हो पाएगी। And that has been the हुँ, difference or forte, I would say forte of my working when I worked in the field. हालांकि उससे मुझे नुकसान हुआ क्योंकि या मुझे नीचे की फील्ड की जो समस्याएं थी वो तत्काल समझ में आ जाती थी, और समझ में आ जाती थी तो मैं कई बार बड़ा सख्त एक्शन ले लेता था। मेरा ये उसमें सोच रहा, कई बार ये अब ये हुँ, थोड़ा सा हुँ, मैं डिस्प्यूटेड पॉइंट पे जा रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा, इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया में जा रहा हूँ। ऐसे मामलों में जो यस, यस, फील्ड श्योर स्तरीय कंटिन्यू कार्यकर्ता प्लीज़। है, फील्ड स्तरीय जो कार्यकर्ता है, उसके हुँ, खिलाफ मेरे द्वारा बड़ा सख्त सख्त एक्शन ले लिया गया, उसको सस्पेंड करना या हटाना आदि। एंड देन दे केम टू मी, हुँ, हुँ, किसी से प्रेशर कराया, किसी से फोन कराया, किसी प्रभावी व्यक्ति ने फोन किया या आदि, मैंने डिनाई कर दिया, मैंने कहा नहीं करूंगा। तो मुझसे ये कहलवाया गया, कहा गया या कहलवाया गया कि वो गरीब है और ऐसा है वैसा है। तो माय आंसर वाज अ क्लियर आंसर कि वो गरीब है, ये सही बात है, लेकिन वहां पर जो 50 बच्चे आ रहे थे, जिनको वो खाना मिलना था या उनको शिक्षा मिलनी थी, जो स्कूल की शिक्षा, मान लीजिए स्कूल का मैटर है, वो उनसे भी ज्यादा गरीब है। और अगर ये क्या एक बात गरीब है तो वहां पे 40 और 50 गरीब है जिनके हितों पे कुठाराघात किया जा रहा था, तुषारापात या कुठाराघात किया जा रहा था, जिनको या जो मिलना चाहिए था शासन से, जिसके लिए पैसा हुँ, भी जारी हो रहा है, स्कीम बनाई गई, वो नहीं मिल रहा था। तो मेरे लिए 40 या 50 लोग हुँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत वो एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन जो हुँ, होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुँ, लगा इन सेवाओं में। जहां पर मैं त्वरित रूप से, अगर मैं फील्ड पे हुँ, जाने वाला अधिकारी हूँ, मैं अपने कुर्सी तोड़ने वाला अधिकारी हूँ, कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला अधिकारी हूँ, तो फिर मैं ये सब चीजें नहीं जान पाऊंगा। लेकिन मैं फील्ड पे जाऊंगा, यद्यपि मैं अपने बहुत सारे दुश्मन तैयार कर लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या उस वजह से मुझसे दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कई सारे उनके हुँ, जो जिनको कहा या जाता है उनके रहनुमा लोग हैं, उनको भी कष्ट हो जाएगा मेरे से, लेकिन मैं वास्तविक रूप से उन लोगों तक वो रिलीफ पहुंचा पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा संतुष्टि का भाव, आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा सरोकार या रहा है सर इस मतलब दौरान। ये चीज़ जॉब का सबसे मतलब पसंद आपको आया है ये काम मतलब पूरी दिस हैज बीन वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। मैं कहा आत्मसंतुष्टि मुझे इसमें सबसे ज्यादा या मिली। ओके सर। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे एक आप अपना मैसेज देंगे यूथ को और जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उन लोगों को और जो कुछ बनना पड़ा कुछ करना चाहते हैं I would say that uh, these exams per se are not very tough, and don't think that you have to study for, some people say 20 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, that is not true. As you study for other exams, you can study and qualify for this exam only, this exam also.
the most important thing which is desired by UPSC is you should have an analytical frame of mind, analytical bent of mind. क्योंकि आपसे जब आपको भर्ती किया जाता है तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि यू विल बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो जब तक कि आप चीजों का एनालिसिस करके उसके संबंध में कैसे निष्कर्ष निकालें और कैसे उसका समाधान खोजें, ये जानकारी नहीं बना पाएंगे, ये समझ नहीं रख पाएंगे, तब तक आप उन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो केवल रोट लर्निंग जो होती है, जिसमें आपको हम लोग कहते हैं मग करना, रट लेना सब कुछ, उस रट लेने वाले व्यक्ति यदि सोचे कि वो इस तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाएगा तो बड़ा मुश्किल है, जब तक कि उसका बेंट या फ्रेम ऑफ माइंड उसका प्रॉब्लम सॉल्वर का नहीं रहेगा, समस्याओं का समाधान खोजने वाला नहीं रहेगा, एनालिसिस करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचने वाला नहीं रहेगा, तब तक उसको निकालना, चाहे वो 18 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, रात भर बगैर सोए पढ़े, तो भी वो ऐसी एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सो दिस एग्जाम इज नॉट टफ, you can very well qualify. Have an analytical bent of mind, think about problems and how those problems can be solved, और keep your eyes open. न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होते हैं उनको लगातार पढ़ते रहें, तो आप कहीं ना कहीं जब आपके सामने वो एग्जाम आएगी उस समय तक बहुत सारी दुनिया, आसपास की दुनिया से अवेयर रहेंगे और उनको अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे, शायद उतना आपको पढ़ना भी ना पड़े। हाँ, और जहां तक आप मान लीजिए, if you qualify in this exam, well and good, but at the same time I would say that there are so many avenues which have opened up now, and the beauty of this current generation is it has found so many new things to work upon. अब हम देश में देखते हैं धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी लोग फोकस कर रहे हैं, कई सारे अच्छे वेल टू डू फैमिलीज के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स के फील्ड को चुन रहे हैं और स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं। देयर इज मनी आल्सो, देयर इज पावर आल्सो, देयर इज रिकॉग्निशन आल्सो इन स्पोर्ट्स। पीपल आर गोइंग इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब तो बहुत सारे लोग हमारी जॉब जो है, हमारी नौकरियों में आते हैं, कुछ सालों बाद छोड़ के फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फाइनेंशियल सेक्टर आल्सो। कंप्यूटर्स में आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें धीरे धीरे बहुत स्कोप हो रहा है। एनर्जी सेक्टर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, इन फ्यूचर आल्सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। देन people are working in the stock market and making money like anything. So there's a lot of scope in the medical field also. There are some biotechnology का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वहां भी काफी सारा स्कोप है। तो अगर मान लीजिए इन सेवाओं में कोई तैयारी करता है, नहीं हो पाए तो देयर आर और भी है राहें, कहा जाता है। सो मेनी अदर गुड एवेन्यूज आर आल्सो ओपन फॉर यू। And India, as we know, is a very fast developing economy, whereby we are now this year also we'll surpass more than 8%, around close to 9% growth rate, जो GDP growth rate है, which is one of the highest in any of the developing countries. So that way, this century, next 10, 15, 20 years are going to belong to India. And you are the people who are going to shoulder this responsibility of taking India forward. So I think that's a great responsibility, big responsibility on your shoulders, and that responsibility also will help you in your own career growth and planning. So that is my message to the young generation. That's it, and best of luck to everyone who is out there to make a difference, who is out there to ensure that they make some contribution to their own well-being, to their family, to the surroundings, to the society, and to the nation. I'll end with this thing: woods are lovely, dark and deep. These are my favorite lines. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, for everyone out there. थैंक यू सो मच सर, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो प्लीज व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अर्चिजन पॉडकास्ट को, और अगर आप गाना पे या स्पॉटिफाई पे को सुन रहे हैं तो आपको फॉलो जरूर करें अर्चित का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you Archit, and best of luck for your program. Thank you so much.